बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस सेशन में हम बजट के जो टर्मिनोलॉजी है उस पे बात करेंगे। जो मेन चीज़ें हैं जो हमने बजट के पूरे प्रोसेस को पढ़ते हुए चीज़ें पढ़ी थी, उनके बारे में किस चीज़ से क्या मतलब है। बजट के पूरे प्रोसेस को समझने के लिए उनकी जो टर्म्स हैं उनको सही मीनिंग में समझना भी ज़रूरी है। यहीं से एमसीक्यूज़ भी बन सकते हैं और ये इम्पॉर्टेंट हैं। इनका माइंड में आपके जो इसकी क्लैरिटी होगी तो आप इस पूरे प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले है अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम में ये बताया गया है कि अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं। नॉर्मली गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट्स होती हैं वहाँ पे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है और जो नॉर्मल बिजनेसेस होती हैं वहाँ पे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम अप्लाई किया जाता है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम वो होता है जहाँ पे आपका कैश रिसीव होगा तो आप उसकी एंट्री करेंगे, कैश पे करेंगे तो उसकी एंट्री होगी। यानी कि जो कैश बेसिस ट्रांजैक्शन जब टेक प्लेस होगी तो आपने उसकी एंट्री करनी होती है, उसको कहते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। दूसरा होता है एक्रूअल बेसिस। जब आप किसी से एग्रीमेंट करते हैं या आप कोई लायबिलिटी इंकर करते हैं तो भले आपने कैश इन हैंड आउट हैंड नहीं भी होता, इनफ्लो आउटफ्लो उसका नहीं भी होता, तो आपने उसकी एंट्री करना होती है, तो उसको एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। तो अकाउंटिंग सिस्टम में यही बात की गई है। आप इसको रीडिंग अपने टाइम में कर सकते हैं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको इसके बारे में जो है आइडिया बताता जाता हूँ। इसके बाद आता है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट्स भी इसको कहा जाता है। नॉर्मली ये होता है कि गवर्नमेंट के पास जितने फंड्स होते हैं, जितने वो कोई डिपार्टमेंट ग्रांट मांगती है, उसको जितने अलाउ कर दिए जाते हैं, जो उनको ग्रांट दे दी जाती है, तो उसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट। लेट्स सपोज एक जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है उसने 10 बिलियन की डिमांड डाली गवर्नमेंट को और बजट में उनकी जो है उसको कंसीडर किया गया और उसको जो है 5 बिलियन की जो है एप्रोप्रिएशन दी गई। 5 बिलियन का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट ने उसको ऑथराइजेशन दी है कि वो 5 बिलियन के एक्सपेंडिचर इनकर कर सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का जो सेक्रेटरी होगा, जो वज़ीर होगा, उसके पास इतना मैंडेट होगा कि वो इतने खर्चे कर सकता है। यानी कि जो उन्होंने ग्रांट मांगी थी उसमें से जितना उनको उस हेड में दे दिया जाता है, पैसा अलाट कर दिया जाता है या उनको एक्सपेंड करने के लिए अथॉरिटी दे दी जाती है, उसको एप्रोप्रिएशन कहते हैं। हर अकाउंट का जो मेन जो एक डिमांड होती है या ग्रांट होती है उसको फर्दर आप जो है बाइफरकेट कर सकते हैं और जो है ओवरऑल लंप सम जितनी आपको अप्रोप्रिएट की गई है आप उसकी लिमिट से एक्सीड नहीं कर सकते। बाकी आप उसको सम टाइम जो है सेक्रेटरी उस मिनिस्ट्री का उसको पावर दे दी जाती है कि वो उसकी अपॉर्चुनमेंट कर सकता है। कहीं पे अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो एक हेड से दूसरे हेड में उसकी जो है म्यूचुअल एडजस्टमेंट की जा सकती है। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसके लिए जो है मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको जो है ब्रीफली बताता जाता हूँ, आप जो है ना उसको रीडिंग खुद कर सकते हैं। इसके बाद आता है बजट। बजट का मतलब ये है कि जो फिगर्स की एक एस्टिमेटेड स्टेटमेंट है, इसमें रेवेन्यूज़ होते हैं और एक्सपेंडिचर्स होते हैं। रेवेन्यूज़ और एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। और कितने गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ कलेक्ट करेगी, कितने उनसे एक्सपेंडिचर होंगे, इनका जो सारा मजमूआ है उसको क्या कहते हैं, बजट। इसके बाद आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट ऑथराइज करती है या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इनकर करती है ऐसे प्रोजेक्ट्स पे जिनकी बार बार डिमांड नहीं होती, यानी कि वो नॉन रेकरिंग बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर्स होते हैं और उनकी
अमाउंट भी यूज होती है, बड़े खर्चे होते हैं। जैसे रेलवे का कोई ट्रैक बिछाना हो, कोई पुल बनाना हो, फैक्ट्री बनानी हो, कोई बिल्डिंग बनानी हो, तो इस तरह के जो वंस होते हैं लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं, उनसे जो फ्यूचर में बेनिफिट होता है, इस तरह के एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। उसके बाद होता है डेट। डेट होता है कर्ज़ा। तो गवर्नमेंट के डेट्स की जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हो सकता है कि अगर फ़र्ज़ किया बजट में गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज़ हैं वो कम पड़ जाते हैं और ख़र्चे ज़्यादा हो जाते हैं, तो बाकी जो डेफिशिएंसी होती है उसको मीट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, डेट रेज़ करती है। वो कर्ज़ा जो है इन डोमेस्टिक भी हो सकता है और फ़ॉरेन भी हो सकता है। जो डोमेस्टिक होगा वो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स वगैरह से भी लिया जा सकता है। बाकी बॉन्ड्स वगैरह इशू करने के बाद, सिक्योरिटीज़ वगैरह इशू करने के बाद वो भी आवाम से कलेक्ट किया जा सकता है। तो पब्लिक जो मनी देगी गवर्नमेंट को, उस पे गवर्नमेंट उसको इंटरेस्ट वगैरह पे करके वापस लौटाती है, और अल्टीमेटली जब मैच्योरिटी का टाइम आता है तो वो कर्ज़ा वापस कर दिया जाता है। और डेट पे जो इंटरेस्ट वगैरह का जो खर्चा होता है उसको सर्विस कास्ट भी कहते हैं, सर्विसिंग कास्ट। इसके बाद होता है ईयर मार्क। ये भी कहीं यूज़ हो तो आपने इसका मतलब ये लेना है कि फ़र्ज़ किया एक रेवेन्यू है, जैसे कि जो लेट्स सपोज़ जो टैक्सेस हैं सैलरीज़ पे, ठीक है। सैलरीज़ पे जितना भी टैक्स होगा वो गवर्नमेंट प्लान कर लेती है कि इस हेड से जितना टैक्स इकट्ठा किया जाएगा उसको एम्प्लॉइज़ की सैलरी की पेमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा। तो ये जो स्पेसिफ़ाई कर देना कि जितनी भी सैलरीज़ कोई कलेक्ट करता है, लेता है, उस पे जो टैक्स लगता है, उसके जो रेवेन्यू जनरेट होंगे, वो रेवेन्यू सिर्फ़ और सिर्फ यूज़ किए जाएंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को सैलरी देने के लिए। तो ये जो होता है कि मतलब कि फ़लाँ रेवेन्यू सिर्फ फ़लाँ एक्सपेंस के लिए ही मुख्तस कर दिया जाए। तो इस तरह की जो स्पेसिफ़िकेशन होती है या गवर्नमेंट की कमिटमेंट होती है, इसको ईयर मार्क कहते हैं। एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर जितने भी किस्म के गवर्नमेंट के एक रेवेन्यूज़ होते हैं, एक एक्सपेंडिचर होते हैं। एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट की कमिटमेंट्स होती हैं, खर्चे करती है गवर्नमेंट, पूरे जो रेवेन्यू कलेक्ट करने के बाद जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, एक बजट में भी उसकी अनाउंसमेंट की जाती है। तो जो एक्सपेंडिचर मीन के आउटले ऑफ कैश या रेवेन्यूज़, जो रेवेन्यूज़ आपने इकट्ठे किए उनको जहाँ पे आपने डिसबर्स करना है। तो इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो होते हैं जो रैकरिंग बेसिस होते हैं और नॉर्मली बार बार होते रहते हैं और रूटीन के खर्चे होते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जो प्रोजेक्ट आपने इनकर बनाने होते हैं, या जहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह या जो रेल रोड बनाते हैं, या जो है बड़े बड़े एसेट्स खरीदते हैं जिससे गवर्नमेंट को आने वाले पीरियड में फ़ायदा होता है, तो उस तरह के खर्चे को जो कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। और ये भी हो सकता है कि सम टाइम जो है एक्सपेंडिचर्स कम हों और रेवेन्यू ज़्यादा हों, और इस तरह का केस हो तो रेवेन्यू सरप्लस कहते हैं। अगर रेवेन्यूज़ कम हों और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हों तो उसको बजट डेफिसिट कहते हैं। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट की कमिटमेंट्स होती हैं जो बजट में बहस नहीं की जाती है। लेट्स सपोज जैसे रेलवे को अगर नुकसान हो तो उसको खसारा पूरा करना, या पाकिस्तान स्टील मिल को अगर खसारा हो तो उसको जो है वो पब्लिक फंड से उसको रीइंबर्स करना या उसको एड देना, या इस तरीके से पीआईए को अगर कोई लॉस हो जाए तो उस तरह की कोई जो है बेल आउट पैकेज वगैरह देना। तो इस तरह की जितनी गवर्नमेंट के फ़ंड के रेलिवेंट सारे कमिटमेंट्स होती हैं या जो उन पे गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है, उस तरह के जितनी भी एक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के, उनको कहते हैं एक्स्ट्रा बजटरी स्टेप्स। इसके अलावा होते हैं फाइनेंस अकाउंट्स। इसका मतलब ये होता है कि जो
गवर्नमेंट के अकाउंट्स बनते हैं, गवर्नमेंट के कितने रेवेन्यूज़ हुए, कितने एक्सपेंडिचर्स किए गए, और ये पूरी एक एनुअल जो स्टेटमेंट बनती है, जो जिस तरीके से एक बिज़नेस है एनुअल अपनी स्टेटमेंट बनाती है, इनकम स्टेटमेंट, इस तरीके से गवर्नमेंट की भी एनुअल स्टेटमेंट बनती है, जो कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनाता है। सीजीए जो है अपने अकाउंट्स बनाता है, जिसमें वो सारे के सारी जो रिसीट्स हैं या जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो शो किए जाते हैं, उसको फाइनेंस अकाउंट्स कहते हैं। इसके बाद आता है फिस्कल डेफिसिट। एक फ़िस्कल होता है, एक फ़िस्कल का मतलब ये होता है कि जो वो पीरियड जो मॉनेटरी पीरियड होता है, यानी कि फाइनेंस के रेलिवेंट, जो कि 1 जुलाई से लेके 30 जून तक होता है फाइनेंशियल ईयर, उसमें जितने आपके जो है अगर आपके एक्सपेंडिचर बढ़ जाएं और आपके रेवेन्यूज़ कम हो जाएं, तो आप जो रेवेन्यूज़ एक्सपेंडिचर बढ़े हों और रेवेन्यू कम हो तो एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू, तो जितना आपका फिगर्स आएगा उसको आप कहेंगे फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब है कि वो माली कमी जो गवर्नमेंट को मज़ीद अपनी गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मीट करने के लिए, वो पैसे मज़ीद कमी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो लोन वगैरह रेज़ करती है। लोन डोमेस्टिकली भी हो सकते हैं या एक्सटर्नल सोर्सेज से भी हो सकते हैं। इसके बाद होता है फिस्कल पॉलिसी। वो गवर्नमेंट की पॉलिसी, ये जो आपने गवर्नमेंट ने बजट में बताते हैं कि हमारी इकॉनमी इस स्टेज पे चल रही है और हम इसको ग्रो कितना करवाना चाहते हैं, किस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कितने होंगे, और गवर्नमेंट की कमिटमेंट्स कितनी है, रेवेन्यूज़ कितने कलेक्ट करेंगे, इन्फ्लेशन का क्या रेट चल रहा है, उसको डाउन करना है या अप लेके जाना है, या जो है प्राइसेस उनकी स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करनी है। तो ये एक फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, तो उसमें सारी की सारी ये इकोनॉमी पे जो पॉलिसी दी जाती है, और बजट भी उसी का ही एक हिस्सा होता है। एक होता है इजी फिस्कल पॉलिसी, जिसमें आपके एक्सपेंडिचर्स काफ़ी गवर्नमेंट करती है और रेवेन्यूज़ उससे कम हो सकते हैं, जबकि जो एक टाइट पॉलिसी होती है उसमें रेवेन्यूज़ ज़्यादा होते हैं और गवर्नमेंट के खर्चे कम हो जाते हैं। इसके बाद होता है फिस्कल ईयर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 12 महीनों का एक पीरियड होता है, जो कि 1 जुलाई से लेके 30 जून तक स्टार्ट होता है। लेट्स सपोज अभी जो है हमारा जो फिस्कल ईयर चल रहा है वो 2018-19 है, यानी कि ये 2018 की जुलाई से स्टार्ट हुआ था और ये एंड हो जाएगा 30 जून 2019 को। और उससे अगला जो फिस्कल ईयर स्टार्ट होगा वो होगा जुलाई 2019 से लेकर 2020 के जून तक, और इसको कहते हैं फिस्कल ईयर, और फिनेंशियल ईयर भी इसी को कहते हैं। जबकि कैलेंडर ईयर जो होता है वो अलग से होता है, 12 महीनों का, वो भी साल ही होता है, और वो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक होता है। इसके बाद होता है जीडीपी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप ये देख लें कि जीडीपी को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए आप इतना माइंड में रख लें कि किसी भी मुल्क में कितनी चीज़ें बनी एक पूरे पीरियड में और कितने लोगों ने कितना काम किया, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का जो आउटपुट होगा, जितना काम किया गया, जितने रुपए पैसे की जो है वो रोटेशन हुई, ज़ाहिर बात है सेल्स ऑफ गुड्स होता है या सर्विसेज होता है, तो वो भी एक अमाउंट होती है। तो फ़र्ज़ किया एक फिनेंशियल ईयर में 10 बिलियन का जो है वो जीडीपी, इट्स मीन कि गुड्स एंड सर्विसेज की जो ट्रेड हुई, यानी कि जो मजदूरी लेन देन और चीज़ों की जो सेल परचेज़ हुई, वो 10 बिलियन की। आने वाले पीरियड में अगर आप उसको ग्रो करवाना चाहते हो तो 12 बिलियन पे लेके जाना चाहते हैं, तो इट्स मीन कि आप जीडीपी को ग्रो करवाना चाहते हैं। किसी कंट्री की जीडीपी अप जाने का मतलब ये होता है कि उस कंट्री में सेल परचेज़ की एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, इकोनॉमी फास्ट हो रही है, और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों बढ़ रही हैं। इसमें दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, सर्विसेज भी होती हैं और गुड्स भी होती हैं, इसी को कहते हैं जीडीपी। ग्रांट्स वो होती हैं जो गवर्नमेंट जो है कोई डिमांड करती है, मिनिस्ट्री वगैरह, वो गवर्नमेंट से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बताती है कि हमें इतने पैसे चाहिए। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपना जो है रेवेन्यूज़ वगैरह देखने के बाद जो फाइनल डिजिट्स पे पहुंचती है और जो उसको अप्रूवल देती है, जो कि डिमांड से कम ही होती है अक्सर, तो उसको कहते हैं ग्रांट। यानी कि जितनी जो सैंक्शन दे दी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसको सैंक्शन दे देती है मिनिस्ट्री को जो डिमांड करती है, तो उसको जो पैसे मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, ग्रांट।
इसके बाद होता है इंक्रीमेंटल बजटिंग। ये वो बजट होता है, लेट्स सपोज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बजट बनाना है आने वाले पीरियड में, और गवर्नमेंट के पास टाइम है कम, और वो क्या करते हैं कि उनके पास इतना ना एक्सपर्ट लोग हैं ना इतना टाइम है। जैसे कि लास्ट टाइम पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ हुआ है, जब ये आए थे तो इनके पास इतना टाइम नहीं था और बजट भी पहले अनाउंस हो चुका था। अब इनके पास इतना टाइम नहीं था, लेट्स सपोज इन्होंने ही बजट अगर अनाउंस करना होता और बजट बनाना भी इन्होंने ही होता और इनके पास टाइम भी फंस गया 1 मंथ होता, तो ये क्या करते, ये शॉर्टकट लगाते। क्या करते, जो पिछला पीरियड का जो बजट था उसके हर एलिमेंट को 10% रेवेन्यू से भी एक्सपेंडिचर से भी इंक्रीज़ कर देते। तो क्या है कि डिटेल में वर्किंग ना करें, बल्कि जो पहले आपका बजट रूटीन में चल रहा है उसकी कुछ परसेंटेज जो है, जो पहले ट्रेंड चल रहा है कि हर एनुअल आने वाले पीरियड में 10% 5% बढ़ रहा है, तो उसको 5% या 10% से आपको बढ़ा दें। तो इस तरह का जो बजट तैयार किया जाएगा उसको कहेंगे इंक्रीमेंटल बजटिंग। और ये बड़ा नालायकों वाला काम होता है इंक्रीमेंटल बजटिंग बनाना, क्योंकि कई सारे एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो वंस होते हैं और आने वाले पीरियड में नहीं होते। अगर आप उसको इंक्रीज़ दे दें, इट्स मीन कि आपने गलत एक्सपेंडिचर काउंट किए। इसके बाद होता है मल्टी ईयर बजटिंग। फर्स्ट किया, एक गवर्नमेंट है उसने 5 ईयर अपने प्लान किए हुए हैं कि हमने बजट जो इस साल का बनाना है उसमें हम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होंगे अभी हम कम रखेंगे, आने वाले साल में उसके ज़्यादा रखेंगे, उससे आने वाले पीरियड में और भी ज़्यादा रखेंगे, अभी हम उसको इनकर नहीं करते। तो और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या है कि अभी हम ज़्यादा कर लेते हैं, आने वाले पीरियड में हम कुछ कम करते जाएंगे। काउंट तो वो क्या करेंगे, अभी के लिए करेंगे 1 साल के लिए, लेकिन कंसीडर वो क्या करेंगे, आने वाले पीरियड को भी। तो इस तरह का जो बजट प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि आप फ्यूचर को भी कंसीडर करने के बाद अपने जो है करंट पीरियड के जो अमाउंट्स होते हैं उनको स्पेसिफाई करते हैं। तो इस तरह का जो बजट होता है उसको मल्टी ईयर बजटिंग कहते हैं। इसके बाद होता है आउटपुट्स और आउटकम्स। ये वो होते हैं कि जिसमें अपनी गवर्नमेंट जो होती है वो बताती है कि हमने बजट जो दिया है, या जो हमारा जो पिछला गुज़श्ता पीरियड था उसमें हमने कितने आउटपुट्स दिए, कितने आउटकम आए। और ये भी हो सकता है कि जो हम करंट पीरियड का जो बजट पेश कर रहे हैं इसमें हमारा टारगेट क्या है, हम जो रेवेन्यूज़ कलेक्ट करेंगे उसका आउटपुट क्या होगा। मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं तो उसके आपके पास कितने रेवेन्यूज़ ओवरऑल जनरेट होंगे। और अगर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ये जो आपने कमिटमेंट्स की हैं कि हम इतनी जो है कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर करेंगे, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर करेंगे, तो अल्टीमेटली उसका आउटकम क्या होगा, उसका मुआशरे पे असर क्या होगा, सोशल लाइफ पे क्या असर होगा, लोगों की ज़िंदगी की मुआशी हालत क्या होगी। तो उन सारे जो पहलुओं को आप कंसीडर करते हैं, सोशो इकोनॉमिक जितने भी पहलू होते हैं उनको कंसीडर करने के बाद जो आप अपनी एक जो बजट में अपनी एक राय देते हैं उसको क्या कहते हैं, आउटपुट्स या आउटकम्स। इसके बाद होता है परफॉर्मेंस बजटिंग, कि आपने जो बजट में परफॉर्मेंस आपकी क्या रही है, जो पिछला आपने बजट दिया था उसकी परफॉर्मेंस आपकी क्या रही थी। हाँ जी, तो मतलब कि आपने ये जो बजट आप पेश किया है इसमें आप जितने एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, लोगों की जो हालात हैं, माली हालात हैं, इकोनॉमिक हैं, सोशल हैं, या जो उनकी ज़िंदगी है उन पे क्या उसके असरात पड़ेंगे। बजट का कैसे परफॉर्म करेगा, आपका जो उस कंट्री की वर्किंग है उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, लोगों की ज़िंदगियां आसान होंगी, क्या क्या उनको फैसिलिटीज़ आप देंगे, उससे बजट से आने वाले बजट से परफॉर्मेंस कैसे लोगों की बेहतर होगी। तो ये सारे के सारे टारगेट्स जो सेट किए जाते हैं उसको परफॉर्मेंस बजटिंग कहते हैं। इसके बाद रेवेन्यूज़ होते हैं। रेवेन्यूज़ में जैसे पहले भी हम ज़िक्र कर चुके हैं कि रेवेन्यूज़ वही होते हैं जो गवर्नमेंट मुख्तलिफ़ शक्ल में लोगों से पैसा कलेक्ट करती है। वो फ़ाइन भी हो सकता है, वो फ़ीस भी हो सकती है, वो टैक्स भी हो सकता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स भी हो सकता है, डायरेक्ट टैक्स भी हो सकता है, सेल्स टैक्स हो सकता है, मुख्तलिफ़ टैक्सेस की फॉर्म्स हो सकती हैं। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट लोन्स दे के उन पर इंटरेस्ट अर्न कर सकती है। तो जितने भी रेवेन्यूज़ होते हैं ये मुख्तलिफ़ किसी जो हेड हमने पहले एक्सपेंडिचर रेवेन्यू का एग्जांपल भी देखा था, आई थिंक 1-2 लेक्चर पीछे छोड़ के, तो जिसमें सारे रेवेन्यूज़ की आगे फर्दर कैटेगराइजेशन थी कि कहाँ से गवर्नमेंट कलेक्शन कर रही है। तो रेवेन्यूज़ का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो पैसा इकट्ठा करती है पब्लिक से।
इसके बाद होता है रेवेन्यू डेफिसिट, यानी कि आपका रेवेन्यू जो आपने कलेक्ट किया वो कितना कम हुआ। आपके एक्सपेंडिचर अगर बढ़ जाते हैं तो आपका रेवेन्यू कितना डेफिसिट है, यानी कि द गैप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स टोटल रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, रेवेन्यू के यानी कि जो रैकरिंग बेसिस आपके एक्सपेंडिचर थे और रेवेन्यू बेसिस आपकी रिसीट्स थी, यानी कि जो रैकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर और रैकरिंग नेचर के जो रेवेन्यूज़ हैं उन दोनों का अगर डिफरेंस आप देखेंगे तो उसको कहेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। इसके अलावा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वही होता है जो आपने रैकरिंग नेचर का होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए जो आप एक्सपेंडिचर लाइक जो है एम्प्लॉयज़ को सैलरीज वगैरह देना, सर्विसेज कास्ट, रिपेयर, मेंटेनेंस, रेंट के कास्ट, तो इस तरह की जितनी रैकरिंग बेसिस ऑफ जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसके बाद होता है टैक्स एक्सपेंडिचर। देखें, गवर्नमेंट जो टैक्स लागू करती है आवाम पे वो गवर्नमेंट के लिए होता है रेवेन्यू। अब अगर उस जो टैक्स के टारगेट्स थे उसमें गवर्नमेंट कुछ कंसेशन दे देती है जो टैक्स पेयर्स होते हैं, ताकि उनको स्टिमुलेट किया जाए, उनको जो है मोटिवेट किया जाए ताकि वो और भी टैक्स नेट में आएँ, तो इस तरह का जो गवर्नमेंट छूट देती है और जिससे गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ ड्रॉप होते हैं, तो वो इनफैक्ट जो रेवेन्यू होना होता है होता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट उन पे छूट दे देती है, पॉलिसी ऐसी अडॉप्ट कर लेती है ताकि लोगों को कुछ रिलीफ दिया जाए। तो इस तरह का जो गवर्नमेंट को खर्चा बर्दाश्त करना पड़ता है उसको टैक्स एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है जो बजट का प्रोसेस था ये ख़त्म हो चुका है, और हम जो है आगे 1-2 लेक्चर हमारे बनेंगे कि जो गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स होती हैं उनमें जो बजट का प्रोसेस होता है वो कैसे इवॉल्व होता है, कैसे उसमें जो है उसमें जो गवर्नमेंट के जो है गवर्नमेंट कैसे उस पर फंक्शन कर रही होती है, और मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ का क्या रोल होता है, उसको कैसे मॉनिटर किया जाता है, उसको कैसे एक्सपेंडिचर किया जाता है। ये तो हमने ओवरऑल बजट का पूरा प्रोसेस गवर्नमेंट का देखा था कि पार्लियामेंट में क्या एक्शन होता है, बजट है क्या चीज़, उस पर एक्सपेंडिचर कैसे होते हैं, स्पीच क्या होती है, उस पर जो रेवेन्यूज़ की टाइप्स क्या हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की क्या क्या टाइप्स हैं, और बिल को जब टेबल किया जाता है तो पार्लियामेंट में क्या वर्किंग होती है, उनकी ज़ैली कमेटियाँ, पीएसी वगैरह, हमने उन पर डिटेल में डिस्कशन किया। अब हम किसी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में यही जो बजट होता है उनके एक्सपेंडिचर कैसे वो अपने गैस एस्टिमेट लगाते हैं, और उसके अलावा अपनी डिमांड कैसे गवर्नमेंट को पुट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास, और इसके अलावा जब उनको सैंक्शन मिल जाती है तो वो उसको उन खर्चों को जो है गवर्नमेंट का इदारा कैसे कंज्यूम करता है, उस पर हम बात करेंगे, ताकि हमारा जो बजट का पूरा एक प्रोसेस है वो बजट के हर लिहाज से हम उसके पहलू जो है उनको कवर कर लें, ताकि हमारा जो है ये बजट का पूरा प्रोसेस ये हर लिहाज से हमारा कवर हो जाए और इस पे अनआंसर्ड कोई भी जो है हमारी क्यूरी न रहे। नेक्स्ट बजटिंग कंट्रोल को ही हम स्टार्ट करेंगे और 2 हमारे लेक्चर उस पे बनेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।